ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑफ है आपका। बोलो आप। गुड इवनिंग सर। जी सुनील जी, गुड इवनिंग। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अच्छे से सुन पा रहा हूँ जी, तो सुनील जी अपना परिचय दीजिए। सर। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जोधपुर जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा वीर दुर्गादास माध्यमिक विद्यालय से की। उसके पश्चात मैंने मेरा उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से बीटेक किया था। और अब वर्तमान में सर मैं NYKS में एज ए यूथ वॉलंटियर कार्य कर रहा हूँ सर। और मेरी हॉबी पतंगबाजी और कबड्डी है। तो आपने बीटेक किया, उसके बाद एमए किया? जी सर। ये क्या खिचड़ी पक गई लाइफ में? बीटेक के बाद एमटेक करता है आदमी, नौकरी करता है, आप एमए करने चले गए बीटेक के बाद? सर मुझे बीटेक करते टाइम मुझे सिविल सर्विसेज करने का मेरी इच्छा हुई, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मुझे एक वैकल्पिक विषय लेना था, वो इसलिए मैंने सर पॉलिटिकल साइंस लिया सर, जिसमें मेरी रुचि थी सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो जो बीटेक किया आपने, उसको जीरो कर दिया अपनी लाइफ में, उसके ज्ञान का कोई यूज नहीं हो रहा है अब? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि जो बीटेक आधारित ज्ञान है वो कहीं ना कहीं प्रशासन में उसका मैं आगे प्रयोग भी कर सकूंगा सर। जीरो नहीं किया सर मैंने। हम्म। अच्छा अच्छा, कहाँ यूज करेंगे थोड़ा बताएं मुझे। सर जिस तरह अब वर्तमान संदर्भ में देखें तो जो भी ई गवर्नेंस या डिजिटल मिशन के आधार पर जो भी परियोजना चल रही है, तो आने वाली समस्याएं तकनीकी समस्याएं होंगी, उनका मैं अच्छे से उनको जान पाऊंगा। और ब्लॉक स्तर पर भी देखें तो जैसे पीडीएस और राशद की दुकान पे भी बायोमेट्रिक जैसी जैसा सिस्टम स्टार्ट किया गया, जो कहीं ना कहीं डिजिटल भारत की ओर अग्रसर है, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं कुछ ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा सर। अच्छा अच्छा। अभी जो ये वैक्सीनेशन शुरू होना है हमारे देश में, कब से संभावित है? सर जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक संभावित है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसके लिए? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, उस सॉफ्टवेयर का नाम भी पता नहीं होगा फिर आपको? सॉरी सर, इस बारे में आइडिया। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, आपने कहा बहुत यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा फिर तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। जी सर, बट इस बारे में सर मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। ई गवर्नेंस आपने एक शब्द यूज किया है, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में क्या अंतर होता है? सर ई गवर्नेंस एक बड़ा भाग है, और डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का एक भाग है। ई गवर्नेंस में वो सारी प्रशासनिक गतिविधियों को उनका डिजिटलाइजेशन करने के साथ साथ जैसे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, वो सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वहीं डिजिटल गवर्नेंस में इनको सीमित दायरे तक सीमित रखा जाता है। जैसे पंचायत स्तरों को जोड़ा जाए तो गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी गतिविधियों को अगर अपन किसी ई प्लेटफॉर्म पर करते हैं, उनके माध्यम से करते हैं, तो वो डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस एक अच्छा, व्यापक अवधारणा है। सेकेंड एआरसी ने ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल बताए थे, कौन से मॉडल हैं वो? सर 5 मॉडल बताए थे ई गवर्नेंस के सर। जी बताइए। सर मैं उनके नाम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। G2B क्या होता है? सर ये गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है सर, जिसमें ये सर टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने कंज्यूमरों को या बिजनेस आधारित उनके साथ जो प्रक्रिया जो गतिविधियां होती हैं उनका संयोजन करती है। G2C? सर गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो आम आदमी के साथ सरकार द्वारा किया गया कम्युनिकेशन है या संवाद है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे आप, क्या होता है? जी सर। सर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर उन तकनीकी और गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कि निजी क्षेत्र की तकनीकों को हम सरकारी क्षेत्र की तकनीकों में यूज कर सकते हैं सर। उसको नव लोक प्रबंध कहते हैं। ये मीनू जैसे ग्रुप। एक दो तकनीकें बताइए निजी क्षेत्र की, जिनको यूज किया है हमने लोक क्षेत्र में। सर जैसे बायोमेट्रिक के है, और ये तकनीकी का अपन उसमें कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दूसरी तकनीक है सर, 3 महत्वपूर्ण तकनीक थी सर, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यूजर पे बेसिस क्या होता है? यूजर पे बेसिस? जी। सर यूपीआई ये तो अलग होता है सर, उसके बारे में मुझे नॉलेज है। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए।
जी सर, पब्लिक प्रायोरिटी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का आपसी मिला जुला स्वरूप है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में चल रही कुछ योजनाएं हैं जिनके तहत इनका संचालन किया जाता है सर। इसमें 3-4 ऐसे उदाहरण है सर, जयपुर के। और ये मेट्रोमास जो हॉस्पिटल है वो पब्लिक पीपीपी आधारित है। और जो टोल नाके जो रोड मंत्रालय द्वारा वो भी पीपी प्रोजेक्ट पे बनाए गए हैं। और कुछ ऐसे प्राथमिक चिकित्सालय हैं या प्राथमिक सामुदायिक केंद्र है जो कि पीपीपी मॉडल पे कार्य कर रहे हम्म। कोवैक्सीन का नाम सुना है आपने? हैं। जी सर। क्या है ये? सर ये सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के संयुक्त से बनेगी वैक्सीन है सर, जो -16 डिग्री टेम्परेचर पर कार्य करती है सर। 95% तक इसका इसकी उत्पादकता है वैक्सीन सर। बन जो के रेडी भी नहीं हो पाई है और विवाद शुरू हो गए हैं, क्या विवाद हो रहा है? सर इस पे एक विवाद है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को उनका एक टीका दिया गया था, जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सर। हम्म। और, और इसके अतिरिक्त एक और विवाद था केरल। सर मैं मुझे श्योर नहीं हूँ, वहाँ केरल के यानी किसी को दिया गया था, उन्होंने उन पर मानहानि का केस भी किया है सर। तो मुझे हम्म। ऐसा कुछ है नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो वैक्सीन देने के बाद कितने दिनों बाद एंटीबॉडी डेवलप होते हैं बॉडी में? सर 21 दिनों के बाद एंटीबॉडी डेवलप होने का दावा किया जा रहा है। 21 दिनों के बाद? जी सर। तो उसके पहले व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसे कोरोना हो सकता है? सर इसमें 2 डोज दी जा सकती है, पहली डोज के बाद और दूसरी डोज के अंतर 14 दिन का अंतर रहेगा सर, 2 सप्ताह का। उसके अतिरिक्त उसको यदि मास्क और दूसरी जो संक्रमण नहीं फैलाने वाली तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो कोरोना फैलने की संभावना बहुत कम हो सकती अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन दी जाएगी तो उससे कोरोना तो होगा लेकिन उसके दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, क्या आप सहमत हैं इस बात से? है। सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी वैक्सीन इसी आधार पर है कि उसका प्रभाव कम किया जा सके या उनके जानलेवा खतरों को कम किया जा सके। और उसकी उत्पादकता तो इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला समय बताएगा कि इसका कितना प्रभाव रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान आंदोलन सीए आंदोलन की राह पे चल पड़ा है, क्या मतलब है इस बात का? सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर, मुझे माफ कीजिएगा। किसान आंदोलन अपने तर्ज पर एकदम सी आंदोलन से काफी भिन्न है सर। कैसे? तरीके तो वही अपनाए जा रहे हैं। नहीं सर, सीए में जिस तरह विरोध प्रदर्शन हुए या हिंसक आंदोलन गतिविधियां कहीं देखी गई है, वो किसान आंदोलन में अभी तक नहीं देखी गई सर। कुछ घटनाएं ऐसी है, पुरस्कार जैसे उनका लौटाए जा रहे हैं या जो लौटाए जा रहे हैं वो मुझे लगता है एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है सर, जैसे पंजाब में। किसानों की मांगे जायज हैं? सर मुझे लगता है उनकी मांगे जायज है सर। अच्छा, तो सरकार से कहाँ गलती होगी? सरकार में बैठे लोगों की इतनी समझ नहीं है, इस तरह के कानून बना दिए उन्होंने। नहीं सर, मैं उनकी गलती तो नहीं कह सकता सरकार की, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए था कानून बनाने से पहले। जैसे किसान संगठनों से और अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत करके कानून लाने चाहिए थे, जिस तरह पहले उन्होंने अध्यादेश लाया गया उनके द्वारा। और फिर सितंबर माह में उसको अधिनियम बनाया गया और राज्यसभा में भी कुछ उल्टे तरीके से तो नहीं कह सकते, कुछ असंवैधानिक तरीके से बिल पास कराया गया था सर। इसके आधार उन्हें अगर किसान संगठनों से चर्चा करके उनकी समस्याओं को सुनकर अगर बिल बनाया जाता तो शायद ये नहीं होती सर, मुझे ये लगता है। अच्छा, चलिए और ठीक है। एमएसपी को कानूनी अधिकार भी दिया जा सकता है सरकार द्वारा अगर समस्याओं का निदान किया जाए। चलिए ठीक है, लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी का प्रशासन में नैतिकता के संदर्भ में क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप? सर जिस तरह नैतिक स्तर पर महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं, उसी प्रकार सत्य और अहिंसा उनके दो जो सत्य को ही वो ईश्वर के बराबर मानते हैं और अहिंसा एक माध्यम है सत्य की प्राप्ति के लिए। और उनकी 2-3 तकनीक थी जो ये साबित करती है कि अपन आमूलचूल परिवर्तन अहिंसा के आधार पर ही किया जा सकता है सर। वो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। अहिंसा और नैतिकता का कोई संबंध होता है क्या आपस में? सर इस बारे में मैं श्योर नहीं। ठीक है, थैंक यू।
जी सुनील जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। आपकी वर्तमान जॉब के बारे में बताइए। सर मैं NYKS में एज ए यूथ वॉलेंटियर कार्य कर रहा हूँ सर। अगस्त 2019 से अभी तक मेरा 1.5 साल का अनुभव है सर। अच्छा, क्या होता है इसमें? सर नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो 1972 में स्थापित हुआ था, जिसमें उसके उद्देश्य स्थापित होने का 2 उद्देश्य है कि ग्रामीण युवाओं का राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की जाती है सर। अच्छा, और इसमें वर्तमान में जी सर। कहाँ तक सफल हुए हैं आप? सर मुझे लगता है हमने काफी अवेयरनेस कार्यक्रम करवाए हैं हमारे द्वारा। NYKS के बैनर तले हमने कुछ ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, और वर्तमान में युवा मंडलों का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद संविधान दिवस पर संविधान की शपथ दिलाई गई है, जिससे काफी हद तक लोगों तक पहुंच हो रही है सर। अच्छा, तो बताइए केंद्रीय खेल मंत्री कौन है अभी? सर डॉक्टर किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री। अच्छा, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन गेस कर सकते हैं। हाँ बताइए। असम से है सर। असम से। ये बताइए कबड्डी की शुरुआत कब से मानी जाती है? सर कबड्डी की शुरुआत, प्राचीन शुरुआत तो महाभारत के काल से मानी जाती है, जब अभिमन्यु ने से युद्ध में लड़ते समय चक्रव्यूह को तोड़ा था। उसके बाद 1930 में बर्लिन ओलंपिक में इसका नाम दिया गया था। अच्छा, चलिए पतंगबाजी के इस बारे में पे सर एक विवाद। सर पतंगबाजी की राजस्थान में अलग अलग समय में अलग अलग रूप से उड़ाई जाती है। जैसे अपन जयपुर की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन, वहीं नहीं, मेरा शुरुआत कब ग्रेजुएशन से का जो मानी जिला जाती था है ये बीकानेर में। पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, पतंगबाजी की शुरुआत सर चाइना से मानी जाती है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानी जाती है सर। चाइना से इसका उद्भव हुआ था, किसी सैन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके अनुसार मैसेज भेजने या संदेश भेजने की तर्ज पर इसका धीरे धीरे भारत में आई सर, नवाबों के टाइम। अच्छा, भारत में काइट फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ होते हैं? सर अहमदाबाद और हैदराबाद में काइट फेस्टिवल होते हैं। अहमदाबाद का काइट फेस्टिवल विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, और विश्व में कोई ऐसा फेस्टिवल है क्या जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा हो पतंगबाजी के लिए? सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, ये पतंगबाजी जो है इसका क्या यूज ले सकते हैं प्रशासन में आप? सर जिस तरह पतंगबाजी में एक असिस्टेंट की भूमिका रहती है, जब चक्री पकड़ने सुनील जी, मैं सुन नहीं पाया। किसी भी समय में ऐसी चुनौतियां भी है जिनसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहने का सबक मिलता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाने में इससे सहायता मिलती है सर, जो कि प्रशासन में उपयोगी है। अच्छा, टीम वर्क की भावना। जी सर। अच्छा ये बताइए, जब ये हो सकता है कि आप जब फ्री हो, जब हवा भी पतंगबाजी के अनुकूल हो? नहीं सर, ये जरूरी तो नहीं हो सर। कहीं कहीं पश्चिमी राजस्थान में आंधियां भी चलती है, लू भी चलती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये सब चीजें पोस्टपोन या बाद में इसको इसकी जगह दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये आपकी हॉबी कैसे डेवलप हुई फिर? सर इसके 2-3 कारण है। एक तो ये, जब बचपन में थे तो ऐसे पतंग पकड़ने का शौक था। हम बचपन में ऐसे पतंग धीरे धीरे सीखना, उड़ाना सीख गए। फिर मेरा ग्रेजुएशन बीकानेर से था, तो वहाँ आखा तीज के स्तर पे बहुत व्यापक मात्रा में पतंगे उड़ाई जाती है सर। तो फिर वहाँ काफी दिन तक पतंगे उड़ाई, काफी कुछ किया, तो धीरे धीरे वो सर मेरा ये जो शौक बन गया। चलिए, आप बीटेक कर रखा है आपने। जी सर। ये बताइए अ, ये क्या ईसीई क्या होता है? ये ईसीई सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है सर, जिसमें कम्युनिकेशन। जी सर। जो डोर है उससे भी कम्युनिकेशन होता है क्या? सर धागा। डोर से
वो प्राचीन काल की सर अवधारणा है जिसमें डोर को एज ए कम्युनिकेशन यूज किया जाता था सर। अच्छा, और अभी इसका नवीनतम रूप है क्या कोई? कम्युनिकेशन का जी, डोर से। सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं सर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जरूर पढ़ा होगा आप, जी सर। वही पूछ रहा हूँ मैं। सर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है ज्यादातर कम्युनिकेशन सेंटर में, ताकि कम्युनिकेशन की गुणवत्ता अच्छी रहे, उनका जो भेजने वाले आंकड़े हैं या उसमें लीकेज की समस्या नहीं रहे सर। ये एक 3 लेयर प्रोटेक्शन लेयर होती है। अच्छा, तो या 5G आप 5G की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर को कहाँ तक देखते हैं आप? तुलना कर सकते हैं क्या दोनों? सर अब वर्तमान में जब 5G का दौर है तो इसमें आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक का वक्त है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर इनमें ज्यादा उपयोगी तो साबित हो सकती है सर, इनके साथ कनेक्ट किया जाए। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। अच्छा, ग्रीन कंप्यूटर क्या होता है ये बताइए। ग्रीन कंप्यूटर, सॉरी सर इस बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, साई की कंप्यूटर? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की अभी, रहा। जी सर। उसका प्रशासन में क्या यूज हो सकता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीनों का मनुष्य की तरह सोचना समझना और उनके द्वारा कार्य करने की जो गतिविधि, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें हम एज ए रोबोटिक्स इसमें प्रशासन में काम लिया जा सकता है, और मानव रहित ऐसे संस्थान क्रिएट किए जा सकते हैं जिससे हमारे मानव संसाधन की कमी की जो समस्या है उनको पूरा किया जा सकता है, उनकी मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से की जा सकती है। तो मानव संसाधन की तो कहाँ कमी है, इतने युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी इससे? सर ये वर्तमान समय की जरूरत है इसमें, और बेरोजगारी और तकनीक में का आपसी मिला जुला स्वरूप देकर हम सर प्रशासन की उपादेयता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जी। तो आपकी जगह मशीन को रख लिया जाए फिर? सर कहीं ना कहीं मशीन के ऐसे साइड इफेक्ट भी बढ़ती तकनीक के कारण कुछ सब ऐसी समस्याएं भी विकसित हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी आ सकता है। 2-3 सर मूवी ऐसी भी बनी है जो इसके नेगेटिव प्रभाव को दर्शाते हैं। अच्छा, तो मशीन खराब हो सकती है, इंसान नहीं हो सकता है? प्रशासक आप बनेंगे तो आपके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते? सर साइड इफेक्ट तो होते हैं सर, वो मानवीय भूल कही जा सकती है। भूल या जानबूझ के भी गलती करता है प्रशासक? सर जानबूझ कर जो गलती की जाती है उसके लिए दंड का प्रावधान है, बट मुझे लगता है मानवीय भूल अगर ऐसा हो तो उसके लिए वो नैतिक उत्तरदायित्व होता है, अच्छा, उसको सुधारा जा सकता है। ई गवर्नेंस के बारे में कुछ बताइए। सर ई गवर्नेंस सरकार द्वारा अन्य लोगों के साथ किया गया कम्युनिकेशन है, उसके तहत पंचायतों को ई कोर्ट और भी ई पंचायत ई संसद जैसी ऐसी ऐसी चीजों को हम प्रशासन में उपाय देता उनकी बनी जा सकती है सर। इसमें गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस स्वाद को भी बढ़ाया जा सकता अच्छा, ई गवर्नेंस शब्द पहली बार किसने बताया था, ई गवर्नेंस के बारे में? है। सॉरी सर मुझे याद अच्छा, नहीं। भारत के जो परमाणु परीक्षण थे जी सर। वो कौन सी तकनीक पर आधारित थे? तकनीक का नाम सर मैं सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया। ऐसे नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। सर नाभिक के विखंडन पे आधारित है सर। इसमें श्योर है आप? यूरेनियम हाँ सर श्योर है। चलिए, कितने हुए कुल परमाणु दो पर परीक्षण? दो परमाणु परीक्षण हुए दो हाल में। दो बार में कितने परीक्षण किए हमने? सर इस बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, चलिए ये बताइए, नौसादर क्या होता है? सॉरी सर मैं नहीं बता। अच्छा, रडार?
रडार का फुल फॉर्म बता पाएंगे आप? सर रेडियो एक्ट, सर मुझे याद था बट अभी भूल रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में पटना, पटना क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये जी सर। DRDO है, जी सर। ये किनकी मदद से, कौन से ऐसे संस्थान है भारत में जिनकी मदद से हथियार बनाता है? सर इसरो है और DRDO आपसी समन्वय से सर। क्या इसरो के, डिजाइन? इसरो के सहयोग से हथियार बनाता है? सॉरी सर, मैं इस पे कंफ्यूज हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी ललित सर। जी सर। जी सुनील जी, जी सर। जोधपुर का एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं मैं कि जी जब देश आजाद हुआ था तब कहा जाता है कि जोधपुर भी अपना विलय पाकिस्तान में करना चाह रहा था। सर मैं सुन नहीं मैं पाया। ये कह रहा हूं कि जब भारत आजाद हुआ था जी सर। उस समय जोधपुर का विलय भी पाकिस्तान में करने की तैयारी थी। इस बारे में आपने कुछ सुना है या पढ़ा है आपने? जी सर, जोधपुर का विलय पाकिस्तान में, इससे आगे? जोधपुर के शासक जोधपुर का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। हाँ सर सुना है सर। जी क्या सर। तथ्य है बताइए इसके बारे में। सर इसमें ये कहा जाता है कि तत्कालीन जो जोधपुर के शासक हरमन सिंह जी थे, उनसे जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने सफेद पत्थर पे साइन करके दे दिए थे कि जो आप अपनी क्षमता से बढ़ना चाहो वो मांगे आप लिख दो, हम वो मांगे पूरी करने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने बीकानेर के शासक और जैसलमेर के शासक के बीच बात भी की थी सर। क्यों नहीं गए, फिर क्या हो गया था? सर इसमें कहा जाता है कि बीकानेर शासक द्वारा उनको मना कर दिया गया था और इसकी सूचना वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन को दे दी गई थी। और ये भी कहा जाता है इसमें कि वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर के शासक को भारत में मिलाने के लिए बंदूक की नाल पे साइन करवाया सर, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, जी और कौन सी रियासतें विवादित थी? सर 3 रियासतें मुख्यतः विवादित थी सर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। बाकी सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया था सर भारत। कितनी रियासतें थी टोटल? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लगभग 545 रियासतें। अच्छा, जूनागढ़ को कैसे विलय किया गया? सर जूनागढ़ का विलय शांति समझौते से विलय किया गया है सर। और हैदराबाद का? हैदराबाद में सर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो पुलिस अभियान के तहत उनका विद्रोह दबाया गया था। वहाँ के राजा मुस्लिम नवाब थे और अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी सर। ओके। कश्मीर वर्तमान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? सर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर इसकी। मतलब कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया? सर भारतीय संघ अनुच्छेद 2 के अनुसार शायद मैं गैस कर पाता हूँ सर, बाकी अनुच्छेद 370 और 35(1) को तो हटा के अनुच्छेद 2 के तहत ही कहा जाता है कि भारत संघ किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकता है। अच्छा, ये एक अभयारण्य है जहाँ पे उस अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में बिना प्रदूषण वाले उद्योगों की अनुमति दी गई है, हाल ही में दी गई है। कौन सा अभयारण्य है वो? सर मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन बता सकते हो आप? सर इको सेंसिटिव जोन जिसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियों को मान्यता दी जाती है जिनसे राजस्व जिनमें कम, जिन पे शुल्क राज्य द्वारा लगे गए शुल्क कम, उन पे कानूनों में लचीलापन दिया जा सकता है। अच्छा अच्छा, एक चित्र शैली है, चित्रकला शैली, जिसमें उसकी विशेषता है वर्षा में नाचता हुआ मोर। जी सर।
बता सकते हैं आप कौन सी शैली है ये? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन गैस कर सकता हूँ। बूंदी चित्र शैली में है। राइट आंसर है आपका। जी सर। अच्छा कि इसमें कौन से कलर का सर्वाधिक प्रयोग होता है बूंदी में? सर नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग होता ओके, और महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र पहनती है? है। सर इसमें श्योर नहीं, आइडिया नहीं। ठीक है। अच्छा, एक हाल ही में एक एनजीओ है आंगन ट्रस्ट, अभी इसी सप्ताह की खबर बता रहा हूँ मैं आपको। ये जी आंगन सर। ट्रस्ट क्यों चर्चा में रहा है? सर ये मुझे याद तो था, बट मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर आगे तक। ओके। अच्छा, ये बाल विवाह से संबंधित अभी कौन कौन से कानून बने हुए हैं राजस्थान में? सर चाइल्ड मैरिज एक्ट बना हुआ है सर, उसके तहत अगर बाल विवाह कम हो तो चाइल्ड कब का मैरिज है एक्ट बना मैरिज हुआ है। एक्ट? सर 2018 में इसमें शायद संशोधन किया गया है। राव जोधा के बारे में बताइए। सर राव जोधा मूल पुरुष सीएम माने जाते हैं। उसके बाद प्रतापी शासक राव जोधा ही हुए, जिन्होंने 1465 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की और जोधपुर को राजधानी बनाया था सर। और उनके बेटे थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की। अच्छा, और मेहरान इसके अतिरिक्त बनाया था इन्होंने, मेहरानगढ़ दुर्ग। सर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब? मेरी आवाज आ रही है आपको सुनील जी? जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही मैं है ये सर। पूछ रहा हूँ बीच में मेहरानगढ़ कट दुर्ग कट की के आ स्थापना रही है। कब हुई? सर 1465 में हुई थी सर। अच्छा, ये एक दुर्ग में मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर। जी सर। चामुंडा मंदिर बना हुआ दुर्ग में। सुनील जी आवाज आ जी रही है? सर। उसको किसने? हाँ सर सुन पा रहा हूँ, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। हाँ बताइए, किसने बनवाया था उसको? इस बारे में मुझे आई। अच्छा, जोधपुर में एक दुखांतिका हुई थी जिसको मेहरानगढ़ दुखांतिका कहते हैं, जिसमें सैकड़ों युवाओं की मृत्यु हो गई थी। आपके ध्यान में है ये? मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? हाँ अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई है जोधपुर में, जी सर। क्या है वो बता सकते हैं आप? सर ये 2009 शायद मेरे अनुसार 2009 की घटनाएं थी, जहाँ पे आपसी भीड़ भाड़ और किसी राजनेता के वहाँ आने से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने से भीड़ में हड़बड़ी मच गई और इससे लगभग 235 लोगों की मृत्यु हो गई। ओके। तत्कालीन सांसद थे सर वहाँ के, उनके वहाँ जाने से भीड़ में भगदड़ मच गई थी। अच्छा, एक हसमत वाला बादशाह किसको कहते हैं? सर राव मालदेव जी को हसमत वाला राजा कहा जाता है। क्या अर्थ क्या है इसका? सर ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गौरव प्राप्त या वैभव। अरबी भाषा का शब्द है सर। ओके। एक जोधपुर में रानी हुई है, रानी उमा देव, जी सर। बताएं। सर ये राव लूणकरण की बेटी थी, जो मालदेव की पत्नी थी, जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये मालदेव से किसी कारणवश रूठ गई थी और इसके बाद इनको अजमेर के तारागढ़ में रखा गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी सर। जी राष्ट्रीय सर। का दर्जा किसे दिया गया है? राष्ट्रीय पोशाक, पोशाक। सर सर जोधपुर के कोट पैंट को, जोधपुर के सूट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। ये कोट कब से प्रचलन में आया था? सर इस बारे में मुझे नॉलेज। ठीक है जी, अतुल सर। जी सुनील जी। जी सर। ओवरऑल बढ़िया है, आपका जवाब अच्छे थे आपके। जी सर। थोड़ा सा
नॉलेज लेवल और न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। आपने जैसा कहा कि आप बीटेक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, कोविन नाम का सॉफ्टवेयर अभी डेवलप किया है सरकार ने वैक्सीनेशन को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, और आपको जानकारी नहीं है, तो अपने सर आप वो से जुड़ी याद हुई नहीं। चीजें तो पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप प्रशासन में आएंगे तो उन चीजों का यूज करेंगे, और सरकार जो कर रही है वो पता नहीं है आपको। जी सर। तो ये पर्सनालिटी में अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो ये करेंट जी सर, डेवलपमेंट है मैं इसमें। न्यूज़पेपर में आ रही हैं ये सारी बातें, तो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। बाकी जी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जवाब अच्छे दे रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा हल्का सा चेहरे पे मुस्कान रखिए। अभी सर, बहुत सीरियस, बहुत सुन नहीं ज्यादा पा रहा हूँ। गंभीर आप हैं। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जी, मैंने ये कहा कि आपका नेटवर्क बहुत वीक है जो यहाँ मुझे शो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें, अभी बहुत सीरियस हैं आप, जी सर। ठीक है। और थोड़ा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें ताकि जो अपने से जुड़े कम से कम चीजें हैं उनकी जानकारी हो आपको। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। इसको थोड़ा काम कर लीजिए तो अच्छा है, बढ़िया है आपका। ठीक है, थैंक यू। जी सुनील जी, जी सर। सर ने काफी कुछ बता दिया है। नॉलेज लेवल आपका जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, विज्ञान क्षेत्र से है आप, तो उसको थोड़ा सुधारिए। जी कंप्यूटर सर। कैसे कैसे आ गए हैं, ग्रीन कंप्यूटर, साइकी कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बताया, उसी से जुड़ा हुआ है साइकी कंप्यूटर। जी सर। और ई गवर्नेंस कब शब्द किसने दिया, कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए आप। मिसाइल विकास जी कार्यक्रम, डीआरडीओ, रडार क्या होता है, परमाणु परीक्षण क्या है, नौसादर क्या है, ये जी सर। आप थोड़े जवाब नहीं दे पाए। ये तो हुआ आपका ज्ञानात्मक पक्ष। और व्यक्तित्व आपका ठीक है, थोड़ा इसको अ, थोड़ा मुस्कुराहट लाइए अपने चेहरे पे, सीरियस लग रहे हैं जैसे सर ने बता दिया आपको। जी सर। धैर्य है आप में। एक आपका जो लहजा है उधर मारवाड़ी का, मारवाड़ क्षेत्र का, जी उसको सर। आप थोड़ा सा सुधारिए। अच्छा, टंग बाकी में मारवाड़ी का फ्लो आ जाता है। जी जी जी, उसमें जी सर। थोड़ा सा सुधार करिए आप। बाकी सीरियस हैं थोड़ा सा जैसे सर ने बताया, तो उसको थोड़ा सा मुस्कुराहट से दूर किया जा सकता है। जी सर। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जी ललित। जी सुनील जी, जी सर। बस वो लहजे वाली बात आपको राजेश सर बता चुके हैं। और इसका एक ही इलाज है कि जब आप बोलें तो थोड़ा पॉज दें, बीच में रुकें, थोड़ा एक एक सेकेंड रुकते हुए बोलें तो लहजा का इफेक्ट 90% कम हो जाएगा। ठीक है सर। बाकी आपका पॉलिटी है तो उसमें जो संबंधित अनुच्छेद हैं, वैसे आपके उत्तर अच्छे थे, फिर जी भी सर। जो संबंधित अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। जैसे कश्मीर अभी यूटी है तो किस अनुच्छेद के तहत है ये आप देख लेना, ठीक जी है। सर। और भी जो मुद्दे मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह करंट इश्यूज के मुद्दे आप संबंधित बहुत कम अनुच्छेद है वो आप देख सकते हैं। और ठीक है। राजस्थान करंट को थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी इन दिनों का जो चल रहा है। जैसे मैंने 2-3 शुरू के क्वेश्चन थे वो राजस्थान करंट के थे। जी और सर। राजस्थान जीके में जोधपुर के आपके आंसर अच्छे थे। और बाकी ओवरऑल बढ़िया है, बस थोड़ा सा जो नॉलेज पार्ट है उसको आप और बढ़ा लीजिए, अभी 10-12 दिन है आपके पास, जी सर। तो अच्छा तैयार कर सकते हैं। और आपका पर्सनैलिटी वाइज बढ़िया है, अच्छा लग रहा है सूट पहने हुए आपको, तो थैंक थैंक यू सर। सूट पहन के जाना आप, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर। यही है आपका इंटरव्यू का सूट या कोई दूसरा है? नहीं, दूसरा सूट है सर, ये तो ऐसे ठीक है, सूट है। कोई भी सूट पहनेंगे अच्छा लगेगा। आप सूट पहन के बढ़िया सूटेड बुटेड होके जाइए अच्छे से। लेस वाले जूते रखना आप, जिसमें फीत बांधते हैं वो वाला। हाँ सर, लेस। ओवरऑल अच्छा है आपका। थैंक यू सर। अच्छा जी सर।